Morning students, how are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson introducing Western sociologists. Okay, तो इसके हमने 2 parts अभी किए थे, and the Enlightenment and the French Revolution. So today we are going to start the Industrial Revolution. The foundations of modern industry were laid by the Industrial Revolution. जो हमने पहले बताया था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं आजकल की वो कैसे आई यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण आई, विच बिगेन इन ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरीज. इट हैड 2 मेजर एस्पेक्ट्स. इसके 2 मेन रीज़न थे ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के. सबसे पहला क्या था, वॉज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है, जो बनाया जाता माल, ठीक है, वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाए. सेकेंड, particularly the invention of new machines and the harnessing मीन्स काम में लेकर आना of new sources of power. जो न्यू पावर्स हैं या न्यू मशीन्स हैं उनको काम में लेकर आना. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट. Secondly, the Industrial Revolution also evolved new ways of organizing labor and markets on a scale larger than anything in the past. यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ, नए तरीके ऑर्गेनाइज हुए किस चीज़ के, लेबरिंग के और मार्केट के. ठीक है. न्यू मशीन्स लाइक द स्पिनिंग जेनी विच जनरली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड द न्यू मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग पावर लाइक इंजन्स facilitated the production process and gave rise to the factory system and mass manufacture of goods. एक तो जो नई नई मशीनें बनी, ठीक है, न्यू मशीन्स जो होती जैसे प्रोडक्शन के लिए, जैसे कपड़ा बनाने के लिए मशीनें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, या एक जो पावर थे जैसे स्टीम इंजन वगैरह हो गए, इंजन वगैरह की, इसकी खोज से क्या हुआ कि हम सामान एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लेके जा सकते थे. और ये जो न्यू मशीनें थी प्रोडक्शन के लिए, उसका क्या फ़ायदा था कि उनकी हेल्प से हम जो माल है वो बहुत जल्दी से तैयार होता था और इसकी हेल्प से सामान एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से चला जाता था. ठीक है, क्लियर हो गया. फैसिलिटेटेड द प्रोडक्ट, इससे क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई और एंड गेव द राइज टू द फैक्ट्री सिस्टम. और फैक्ट्री सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ हुआ और बहुत सारा मास मैन्युफैक्चर में बहुत ज़्यादा गुड्स की सप्लाई और प्रोडक्शन होने लगी. These goods were now produced on gigantic scale for distant markets across the world. पहले तो उनको ज़्यादा नहीं बनता था माल, अब क्या है कि बहुत सारा माल बनना शुरू हो गया. gigantic मीन्स बिग स्केल पर बनना शुरू हो गया ताकि बाकी वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे उसको बेचा जा सके. The raw materials used in their production were also obtained from all over the world. अलग अलग जगह से क्या है, इन्होंने रॉ मटेरियल लेना शुरू किया और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में क्या किया गया, माल तैयार करने लगे. मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज thus became a world wide फिनोमिना मीन्स इवेंट. तो क्या हुआ कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वही पूरे संसार का क्या एक इवेंट, सबके आइडिया यही बन गया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोली जाएँ. ठीक है, अलग अलग जगह से कच्चा माल मंगवाया जाए, फिर यहाँ पे हम माल को तैयार करें और फिर उसको अलग अलग देशों में बेचें. ठीक है. These changes in the production system also resulted in major changes in social life. इससे लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आए. The factory setup in the urban areas were manned by workers who were uprooted from the rural areas and came to the cities in search of work. ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ खुली, ठीक है, वहाँ पे काम तो चाहिए. ठीक है, तो मैंड मीन्स कौन से पर्सन्स ने काम किया. तो जो लोग विलेजेस में जब खेती बाड़ी अच्छे से नहीं चली तो वो लोग शहर में चले गए काम ढूंढने के लिए. जो लोग शहर में काम ढूंढने के लिए आए उनको इन इंडस्ट्रीज़ में काम मिल गया. ठीक है. लो वेजेस एट द फैक्ट्री meant that men, women and even children had to work long hours in the hazardous circumstances to eke out a living. Eke out means to support a living. ठीक है, उनको लो वेजेस मिलते थे फैक्ट्री में, तो इससे जो मेन, वुमेन और इवन बच्चों को भी वहाँ पे क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, क्योंकि एक बंदे को कम पैसा मिलेगा
तो तीनों काम करेंगे तो तीनों को पूरा मिल जाएगा पैसा। मॉडर्न इंडस्ट्री अनेबल द अर्बन टू डोमिनेट ओवर द रूरल। इसीलिए जो पहले एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था तो डोमिनेंट किसका हो गया था, डोमिनेंट कास्ट को, डोमिनेंट थिंग कौन से हो गए थे, हमारे रूरल एरियाज़। लेकिन जब इंडस्ट्रीज आई तो डोमिनेंट कौन हो गए, अर्बन एरियाज़, क्योंकि लोग रूरल एरियाज़ से जल्दी जल्दी अर्बन एरियाज़ में जाना शुरू कर गए। Cities and towns became the dominant forms of human settlement, housing large and unequal population in small densely populated urban areas. Cities और towns जो हैं वो क्या बन गए, लोगों के रहने की जगह, ठीक है। बहुत सारी ज़्यादा पॉपुलेट, क्योंकि जगह तो कम ही है, देखो इतना एरिया है, सिटी का एरिया तो नहीं बढ़ सकता ना, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, इतने से पोजीशन पार्क में रहने शुरू हो गए। कैसे लोग रहने लगे, द रिच एंड पावरफुल, एक तो ये लोग हो गए, एंड द वर्किंग क्लास हु लिव्ड इन स्लम्स एडमिस्ट पॉवर्टी एंड स्केलर। इसके अलावा जो काम करने वाले लेबर लोग हैं जिनको वहाँ पे घर भी नहीं मिला तो वो स्लम एरियाज़ में रहना शुरू कर दिया, जो कि गरीबी और गंदगी में रहते थे, ठीक है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो बड़े बड़े घर बना के ले लेंगे, पैसा है उनके पास, जो गरीब है उनके पास पैसा नहीं है, तो वो स्लम एरियाज़ में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहने लगे। Modern forms of governance, with the state assuming control of health, sanitation, crime control and general development, created the demand for new kinds of knowledge. अब मॉडर्न जो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या कहा कि इन सारी चीज़ों के, सैनिटेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए हमें क्या है, न्यू नॉलेज की ज़रूरत है। The social sciences and particularly sociology emerged partly as a response to this need. तो ये जो हमें न्यू नॉलेज की ज़रूरत थी, इसका बेड़ा किसने उठाया, सोशियोलॉजी ने और सोशल साइंस ने, ठीक है। From the outset, sociological thought was concerned with the scientific analysis of developments in the industrial revolution society, ठीक है। This has prompted observers to argue that sociology was the science of new industrial society. तो जो सोशोलॉजिकल थॉट था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें इंडस्ट्रीज़ में जो साइंटिफिक एनालिसिस हुए थे उसके बारे में स्टडी कर रहे थे सोशल। तो इसीलिए उन्होंने ये आर्गूमेंट की कि जो सोशोलॉजी है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। Empirically informed scientific discussion about trends in the social behavior only became possible with the advent of modern industrial society. The scientific information generated by the state to monitor and maintain the health of its social body become the basis for the reflection on society. Sociological theory was the result of the self-reflection. तो अगर हम जो प्रैक्टिकली जो साइंटिफिक डिस्कशन हुए, ठीक है, किसके बारे में, सोशल बिहेवियर के बारे में, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। अगर इंडस्ट्रीज़ में जो बदलाव आए तो उससे लोगों के रहन सहन में क्या बदलाव आया, लोगों के बिहेवियर में क्या बदलाव आया, ये हमें तभी पता चला ना कि वैसे तो पहले लोग गांव में आराम से रह रहे थे, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ से लोग यहाँ पे आने लगे। यहाँ पे आने के बाद उनके साथ कैसा बिहेवियर हुआ, वो कैसी लाइफ जीने लगे, ठीक है, सोशल बिहेवियर हो गया, ये सारा कुछ। तो वो कहाँ से आया, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय स्टेट टू मॉनिटर एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ इट्स सोशल बिकेम द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन हमें हेल्थ के बारे में या सारी चीज़ साइंटिफिक मॉनिटर करना है, लोगों की हेल्थ के बारे में पता करना है, ये सारा कुछ क्या बन गया, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, क्लियर। दैट मच इज़ फॉर टुडे। We will continue our lesson tomorrow. We will study about Karl Marx, our first Western sociologist. इसके बारे में हम कल को पढ़ेंगे, ठीक है। So one by one now we will read about the different sociologists and what they had to do. Bye students.